अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, आज का दिन के हवाले से अगर बात करें कि इट्स अ हैपनिंग डे, फुल ऑफ हैपनिंग इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स आज हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आईनी दरख्वास्तों की गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े अहम रिमार्क्स रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मुतालबा था पाकिस्तान बार का या गवर्नमेंट का कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इस पर बड़ा कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि इस अपील को फिलहाल हम मुस्तरद करते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के जो मिनट्स थे वो भी पेश करने का हुक्म दिया। ओवरऑल आज अदालत में ये बात हुई कि अपनी मर्जी के ये सियासतदान फैसले चाहते हैं, आलूदा कर दिए इन्होंने अदालती माहौल को। लेकिन इस पर रद्द अमल आया बड़ा सख्त किस्म का। कौमी असम्बली का इजलास और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इन्होंने अदालत पर जिस अंदाज में तनकीद की, जिस अंदाज में गरजे बरसे, अदालत पर लफ्जी गोलाबारी। उन्होंने कहा कि जंग लड़नी है तो जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को भेंट नहीं चढ़ने देगी। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रियासत के 2 अहम सतून पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया इस वक्त आमने सामने हैं। अदालत का हर फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद कर रही है, करारदाद पेश की जा रही है उन फैसलों के, जो अदालती फैसले हैं उनके खिलाफ। अब ये महाज आराई की जो कैफियत है, अच्छा ये जो अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म दिया, उस पर आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है। इन्होंने पार्लियामेंट की मांगी, वो कह रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई के बारे में बताएं कि किस जज ने केस सुनने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजेस के इजलास का रिकॉर्ड मंगवाएं। उन्होंने कहा कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले अपनी पंचायत लगाकर मसला हल करें। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायतें लगाएं। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन जमातों को मोहलत दी थी कि आपस में बैठे कोई इत्तेफाक़ी राय कर लें, इलेक्शन की एक डेट के हवाले से इत्तेफाक़ी राय करें और हमें बताएं। अदरवाइज उन्होंने कहा था कि इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस पर पहले भी कहा गया पीडीएम की जमातों की जानिब से। अच्छा, बड़ा एक शॉकिंग चीज ये है कि अदालत के अंदर पीडीएम जमातों के जो रहनुमा हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वकील या अटॉर्नी जनरल, उनकी टोन टोटली डिफरेंट होती है बाहर के बयानात से। पिछली 1-2 हियरिंग में ख्वाजा साद रफीक साहब ने गालिबन जब वहां पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो सियासी बयानात होते हैं। वहां पर तो बल्कि उन्होंने ईद से पहले जो हियरिंग हुई थी, अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा था बाकायदा अदालत से कि हमें इत्तफाक़ राय के लिए वक्त दें। लेकिन बाहर आने के बाद मामला जिस अंदाज में ये गरजते बरसते हैं, मरियम नवाज साहिबा, कल 3 जो जजेस हैं जो ये मामला सुन रहे हैं इंतखाबात से मुतालिक, उन पर उन्होंने तनकीद की, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट का नाम दिया। और आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतहाई कर दी और उन्होंने जजेस की तनख्वाहें, मरात और पता नहीं रिटायरमेंट के बाद इनको क्या मिलता है, इनकी तनख्वाहों का हिसाब लें। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के हवाले से, फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली। उन्होंने कहा कि इस पर तो एक कमीशन बनना चाहिए कि ये सब इन्होंने का अब हम किसी वजीर आजम को भेंट नहीं चढ़ने देंगे, अपनी हुदूद में रहकर काम करें। उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत से कहा कि एक इदारा कोशिश कर रहा है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी ना करें। अच्छा, ये किसको पैगाम दिया जा रहा है? और सवाल ये भी अहम है कि इसके अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं। एतजाज अहसन साहब, आज मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। बेसिकली ये खुद चाहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पर लगे या नाअहल हों और उनके पास एक बयानिया बन जाए कि हमें तो सियासी शहीद किया गया। मामला तो साथ तक जाएंगे, अदालत इस पर क्या रिएक्शन देगी जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को इस कदर मुतनाज़े बनाया गया हो, इस कदर तनकीद की गई हो जजेस पर, जजेस की कॉन्टेक्ट पर, फैसलों पर। सिर्फ यही नहीं, साबिका जो फैसले रहे उन पर जिस अंदाज में तनकीद होती रही। अब सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है कि मुल्क का वजीर दिफा फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अगर अदलिया किस तरह से तनकीद करेगा और उनके फैसलों को डिनाई करेगा तो फिर ये रियासत कैसे फंक्शन करेगी। कल तो अदालत का हर फैसला पार्लियामेंट रद्द कर सकती है, पार्लियामेंट मुस्तरद कर सकती है, तो फिर होगा कैसे। अब
ये मामला अगर अफवाह तफहीम से हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेगी, ये बड़ा अहम है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। आज बड़ा जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ताज हैदर साहब, सबसे पहले तो जरा आगाज कर लेते हैं, आज जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस हुआ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस अंदाज में अदलिया पर तनकीद की, जिस अंदाज में धमकियां दी गई अदलिया को, उन्होंने तो ये तक कह दिया जंग लड़नी है तो जंग होगी, पार्लियामेंट किसी सूरत हथियार नहीं डालेगी। सर, कैसे देखते हैं इस रवैये को आपको लगता है कि इस अंदाज में मुल्क का वजीर दिफा अगर पार्लियामेंट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर थ्रेटन करेगा तो फिर अदालतें सर कैसे कर सकेंगी काम? अदालती फैसले नहीं मानेंगी तो ये रियासत कैसे फंक्शन करेगी? सर देखिए, अदालतों का एहतराम है सब है, लेकिन अब अगर अदालतें खुद तकसीम हो गई हैं आपस में और मौजूद जज साहिबान बहुत सी बातें कह रहे हैं अपने साथियों के खिलाफ, ऐसी बातें कि जिनमें वजन है, तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस झगड़े को खत्म कराएं और जो सही और गलत है उसको कहें। अदलिया का एक किरदार रहा है, हर फौजी डिक्टेटर को वैलिडेट किया गया। तमाम पीसीओ जजेस हैं, बहुत से ऐसे जजेस भी हैं जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जिन्होंने पीसीओ पे हालत नहीं उठाया और डिक्टेटर के सामने खड़े हुए। और लेकिन अगर इस किस्म का एक कैंप बनता है कि जो तरक्की पसंदों के खिलाफ, जमहूरियत पसंदों के खिलाफ अपने कर रहा है, तो और उसके लिए खुद अदलिया के जजेस जो है वो वन मैन शो और इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को देखना है इस बात को कि हाँ ये क्या हो रहा है। दूसरी ये बात कि तकसीम तो हर इदारे में है। अब हमें ये पता नहीं चलता कि झगड़ा किस बात पे, इश्यू क्या है कि जिस पे झगड़ा है। आज भी जो अभी टीवी पे चल रहा था कि सियासतदानों ने अपनी मर्जी के जज चाहते हैं, तो क्या कुछ जज साहिबान सियासी हो चुके हैं? जाहिर है कि अगर अपनी मर्जी के चाह रहे हैं तो फिर वो जज साहिबान भी सियासी हैं। तो ये जो है ना पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ जुडिशरी, और इसको हमेशा जो दाएं बाजू के लोग हैं वो उसको पॉलिटिकलाइज करते रहते हैं, तो जुडिशरी को पॉलिटिसाइज होने। और लेकिन सर माजरत के साथ, हेट टू इंटरप्ट यू ताज हैदर साहब, अब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और जाहिर है अब आपने माजी में भी जो कुछ होता रहा वो आपने ऑब्जर्व किया, देखा भी। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आइन बनाने वालों में से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर क्या गलत कर रहे हैं? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है? फिर जहां तक सो मोटो का इख्तियार है या फिर जहां तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला है, ये तो सर 18वीं तरमीम के बाद दे दिया था और ये टोटल इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेटी 18वीं तरमीम में ये नहीं था कि जज करेंगे। ये ज़ियाउल हक ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस करेंगे। उससे पहले एक कमेटी होती थी 3 सीनियर लोगों की जो ये डिसाइड करती थी, जो बेंच बनाती थी, जो तमाम चीजें करती थी। बेंच भी वही कमेटी बनाती थी। ज़ियाउल हक साहब ने आके उसको तब्दील किया क्योंकि शख्स वाहिद को कंट्रोल करना आसान होता है। और इसमें मैंने खुद इस एक्ट पे वोट दिया है, तो और मैंने कई दफा पढ़ा है और उसको देख के कि भाई इसमें अगर कोई ऐसी चीज है कि जो, बल्कि मैंने रोक दिया था इसको। अच्छा, कि भाई कोई ऐसी चीज है कि जो आइन की किसी भी शिक से अगर मुतसादिम है तो उसको देख लिया जाए। देखने के बाद पता चला कि नहीं, आइन की किसी शिक से मुतसादिम नहीं है ये एक्ट। दूसरी ये कि ये एक्ट एक जरूरी एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की आवाजें उठी हैं। एक बड़ी जमात कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो फिर लेजिस्लेशन या वहां से पास होने वाले बिल की क्या सर कानूनी हैसियत होगी? बेटी देखो, फर्क समझो आइन का और
आइन के अंदर अगर कोई चीज है, आइन के अंदर अगर ये चीज लिखी हुई है कि चीफ जस्टिस को पूरा इख्तियार है कि वो अपने सुओ मोटो भी ले लें या ये कि जो भी बेंच बनाए, ये आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ, कानून का मसला है। ज़िया-उल-हक ने ये, और कानून का भी नहीं, ज़िया-उल-हक ने अंदर रेगुलेशन बना के ये कर दिया था, ये नहीं किया था। और उस रेगुलेशन को खत्म करने के लिए हमने ये कानून बनाया है और ये सुप्रीम कोर्ट के हक में है कि आपस में मशवरा करें। और इस वक्त जैसे सूरत हाल चल रही है एक तसादुम की, अंदरूनी तसादुम की, पार्लियामेंट झगड़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, जो झगड़ा है वो इंटरनल है। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हर इदारे के अंदर यही हालत है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये जनरल हमारे साथ हैं, ये जनरल हमारे खिलाफ हैं। जो हमले हुए बहुत से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में, उसमें भी अंदर के लोग मुलव्वस पाए गए। तो अब मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, ये झगड़ा किस बात पे है? 85,000 पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम सब मिलके, और खासतौर से मीडिया, ये कहे कि अच्छा भैया तुम लोग कत्ल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हारा झगड़ा किस बात पे? एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, मतलब मेरे पड़ोस में कोई झगड़ा। सर ये फिर हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर ये जब उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जब फांसी हुई थी, वो एक जुडिशियल मर्डर था, जाहिर है बाद में अदालतों ने भी इस पर तस्लीम किया। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की सर जुडिशियल मर्डर कहा गया, बहुत सारे 12 साल हो चुके हैं। अच्छा, एक पेशी नहीं हुई है। जुल्फकार यूसुफ रजा गिलानी साहब की जब नाहली हुई थी, उस वक्त सर मुझे याद है नवाज शरीफ साहब, उस वक्त फिर आप पॉलिटिशियन एक हो जाते ना। आज अगर आपको पार्लियामेंट सर सुप्रीम लग रही है, तो जब एक दूसरे के खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर आप खुशियां मना रहे होते हैं, मिठाइयां बांट रहे होते हैं, अपने अपने वक्त में सभी उन फैसलों को तस्लीम करते हैं। और यही मसला हुआ था यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाहली के ऊपर। उस वक्त नवाज शरीफ साहब कह रहे थे पहले मनसब से नीचे उतरो, अदालतों में पेश हो, अदालतों ने नाहल किया है, अदालतों के फैसले के आगे हमने सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। तो ये सर अपने अपने दौर में फिर मिसाक जमहूरियत आप लोगों ने किया, उस पर भी कायम नहीं रहे। तो ये पॉलिटिशियंस की अपनी गलतियां नहीं है? बेटी देखो, सियासत के अंदर एक राइट विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है। दायां बाजू तरक्की पसंद होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये हर मुल्क के अंदर ये दो ग्रुप पाए जाते हैं। और सियासत मामला ये है कि उसके अंदर इख्तलाफात होते हैं। अगर इख्तलाफात ना हो तो फिर सियासत ना हो। जो बड़ी बात है वो ये कि तो सियासतदान सर अपनी गलतियां भी तस्लीम करें ना, वो कि हमसे भी गलतियां हुई हैं माजी में और अब हमने सबक सीखना है। तो अगर तुम सवाल कर रही हो तो मुझे जवाब दो। जी सर प्लीज वालों का ख्याल कर लो। जी सर प्लीज। जी सर आप प्लीज मुकम्मल करें। मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं सर प्लीज आप सर नहीं सर आप बात करें, लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं अपने तजुर्बे जी प्लीज। जी सर प्लीज। सियासत में हस्बे इख्तिलाफ होता है और तनकीद ही सियासत का जुज़ है। लेकिन तनकीद में जहाँ ज़ाती मफाद और बदनीयती शामिल हो जाए, उस वक्त जो है मसला पैदा होता है। तो हाँ, हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन ये कि हमें अब इस चीज को देखना है कि हाँ, जाती मफाद को अलग रखें। क्योंकि जब भी बदनीयती शामिल हो जाएगी तो उसके जो है नताइज खतरनाक होंगे। अब हम मुसलसल उनकी खुशामद कर रहे थे, उनकी पार्टी कह रही थी सब कि भाई आप इसको हुकूमत कीजिए दोनों सूबों में, आप असेंबलियां ना तोड़िए। हमारी तो बात खुशामद मानी नहीं। एक रिटायर्ड जनरल ने कह दिया तोड़ दो, तो उन्होंने तोड़ दी। सर कहते थे, सर माजरत के साथ सर, आई हेट टू इंटरप्ट यू, आपकी जमात के लोग कहते थे, कायरा साहब, लतीफ खोसा साहब, ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद हैं। फिर अगर ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह सुबह शाम कहते थे आप आज असेंबलियां तोड़ें, हम कल इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। वो जब धमकी देते थे कि हम तोड़ेंगे, हाँ, तो ये एक सियासी बयान थे। जो बयान है और एक्शन, उसमें तो बहुत फर्क है ना। बार बार उनको हम कहते रहे कि साहब आप हमें तो कुछ होना चाहिए था कि जी ये तोड़ रहे हैं, इनकी दो सूबों में खत्म हुई।
और हम सोच रहे थे कि नहीं, ये कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इतना तो कोई नहीं कर सकता इनकी अपनी पार्टी। तो भाई कभी नहीं तोड़ेंगे तो जाहिर है कि हम भी नहीं तोड़ेंगे। भाई मुझे सिंध असेंबली ने मुंतखब किया, मैं कैसे ये बर्दाश्त करूंगा कि सिंध असेंबली अपनी मुद्दत पूरी ना करे। बिल्कुल। हाँ, मैं जिंदगी भर रहा हूँ इस बात पे कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा सर, लेकिन अब आइन कहता है ना कि अब असेंबलियां तहलील हो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो सर आइन के अंदर एक चीज लिखी है, वो फिर अभी जनरल जिया साहब की आपने बात की, उन्होंने भी सर उस वक्त कहा था कि 3 महीनों के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएंगे। वो 11 साल फिर हमने इंतजार करना पड़ा था। तो सियासतदान तो हर वक्त सर तैयार रहना चाहिए ना उनको अवाम के अंदर जाने के लिए। डर किस बात का है? अल्लाह का शुक्र है, आइन कहता है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए और मजबूरन कहीं असेंबली तोड़नी ना पड़े। मजबूरी तो कोई नहीं थी, और वो खुद ही कह रहे थे कि नहीं, हम प्रेशर डालने के लिए ये कर रहे हैं। अंदर से भी कोई वो नहीं थी। लेकिन आइन ये कहता है ना, टूट जाती है तो फिर नॉट लेटर देन 90 डेज। ये सर नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये उस वक्त है कि जब किसी मजबूरी से, यानी आइन को, आर्टिकल को आप अलग से नहीं सकते। पहला तो ये है कि वो असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए, खास मजबूरी ना हो जाए। अब हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप अपनी मुद्दत पूरी करें, आप ना तोड़ें। उनकी अपनी पार्टी पूरी असेंबली अब तो टूट गई ना सारा। ना करें। हाँ, एक रिटायर्ड जनरल ने कह दिया तोड़ दो, हाँ, अब टूट गई ना सर। अब टूटने के बाद फिर आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? आप कहते हैं कि ठीक है आइन के अंदर ये लिखा है, अब उसके बाद भी आइन के अंदर जाहिर है हुकूमती नुमाइंदे सर निकल गए ना। हाँ, अब आज यहाँ खड़े हैं, अब क्या होना चाहिए? हाँ, साफ होना चाहिए इलेक्शन। हम और क्या कह रहे हैं कि सबको साफ करा दो। हाँ, तो वो कह रहे हैं ना कौमी असेंबली तोड़े साथ हो जाएंगे इलेक्शन सर। वो सर कह रहे हैं ना कौमी असेंबली तोड़े तो एक साथ इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। हाँ, तो वो क्यों कौमी असेंबली अपना वक्त पूरा ना करे या सिंध असेंबली वक्त पूरा ना करे? और ये कोई 1.5-2 साल का मामला तो नहीं है, चंद रोज का मामला है। अच्छा सर, एक शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी भी तोड़ रहे हैं। आइंदा भी यही होगा कि मुझे कोई असेंबली तोड़नी है, मैं अपनी असेंबली तोड़ दूंगा। सबको मैं सिंध की असेंबली तोड़ के कहूँगी जी पंजाब की भी तोड़ें। ऐसे तो नहीं होता ना, एक जिम्मेदारी का आपको देना होता है शुरू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा, एक शिकवा हमेशा पीपल्स पार्टी को भी रहा है, नून लीग को भी रहा है, और अभी आपने बात भी की है कि असेंबलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और एक शिकवा ये कि मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। यही आप लोगों के साथ भी होता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग नून भी भुगतती रही। फिर आपने सर यही किया इमरान खान के साथ। सर आप नहीं समझते कि अगर मुद्दत पूरी करने दी जाती तो ये अपने बोझ से ही गिर जाते? अब देखें कितनी परफॉर्मेंस उनकी, लोग उन पर तनकीद कर रहे थे, 3-3.5 साल वो डिलीवर नहीं कर पाए। अगर ये मुद्दत पूरी कर लेते तो आज जो ज़ाहिर तनकीद हो रही है पीडीएम की जमातों पर कि महंगाई है, आईएमएफ के साथ डील देखें, मुआशी हालात, ये सारा के सारा मलबा इमरान खान पर आता और पीडीएम ज़ाहिर या जो सियासी जमातें वो अब मकबूलियत की पीक पर होती। देखो बेटी, मकबूलियत ही हर चीज नहीं है। हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन जीते भी हैं, हमारे खिलाफ जो है वो होता है, लेकिन ये कि जमहूरी अमल को हमें आगे चलाना है। दूसरी ये कि असल चीज है मुल्क की मईशत। अगर आप, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आईएमएफ से जिन मुल्कों ने मुआहदा किया है उनके यहाँ जो है वो मईशत चली। आज भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके प्रॉफिट्स बढ़ गए, जो अवाम है उनकी मुसीबतें बढ़ गई। तो अब ये तमाम चीज जो है कि आपने एग्रीमेंट कर दिया, फिर उस एग्रीमेंट को पूरा भी नहीं किया, तोड़ दिया। तो ये जो चीज हो रही थी। दूसरी ये कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि हर इदारे के अंदर अपना ग्रुप बनाया हुआ था और इदारों को तकसीम किया जा रहा था। उससे भी बढ़ के ये था कि जो तालिबान थे मुसल्लह, उनको लाके यहाँ पर बसा दिया गया। हालांकि कम अज कम अगर उनसे हथियार ही नहीं लिए जाते वो अपने अपने घरों में रहते,
पाकिस्तान के आईन और कानून से वफादार रहते तो एक सोल्यूशन बन सकता है। ये खान साहब का अकेला फैसला था, ये रियासत का फैसला नहीं था? रखेंगे, हथियारों के साथ रखेंगे, तो ये तमाम चीजें नेशनल सिक्योरिटी को तबाह कर रहे थे। और उस वक्त अदम एतमाद की जो आईनी तरीका है वो अदम एतमाद की गई। हमारी जो हुकूमतें तोड़ी जाती थी वो मार्शल लॉ के जरिए, डिक्टेटरशिप के जरिए या अदालती फैसलों के जरिए 58B2 जो था वो लगाया जाता, ये तोड़ दें। सही, तो देखिए ये फर्क है दरअसल। ठीक है। अच्छा ताज हैदर साहब, ये मुलाकात का आखिरी राउंड शुरू है, नतीजा खेज होगा या आपको लगता है कि कुछ नहीं निकलना इनसे? मेरे ख्याल से देखो, हर झगड़ा जो है वो मुज़ाकरात से खत्म होता है। तो मुज़ाकरात जो है ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और इत्तेफाक राय होता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उस वक्त दूसरों को कुछ नहीं बोलना चाहिए कि वो अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी 14 मई का फैसला मानेंगे तो बात नहीं है। अब मुज़ाकरात जब हुए थे तो उसके अंदर बुनियादी शर्त ये थी कि भाई जो भी तय होगा उसको बदला नहीं जाएगा। और खासतौर से इमरान खान साहब के लिए गारंटी ली गई थी कि वो जो उनके जी में आता कर सकते हैं। अब इमरान खान ही अगर ये कहे कि नहीं 14 मई का फैसला और बाकी असेंबलियां तोड़ को एहतियात करनी चाहिए, खासतौर से इसलिए कि वो हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती टीम जो है वो मुलाकात कर रही है, को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, के बारे में खामोश रहना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है सर। अच्छा ताज हैदर साहब, अब हुकूमत ये बात कर रही है, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से जाने से पहले पहले हुकूमत को हर सूरत आवाम को हमने रिलीफ देना है, यानी बजट देना है, बजट में रिलीफ देना है। मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, हर तरह की शर्त सख्त फैसले हमने कर लिए, अभी तक प्रोग्राम बहाल हो नहीं रहा। इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल के अंदर रहते हुए मेरा सवाल ये है कि ये पीडीएम की हुकूमत या ओवरऑल गवर्नमेंट क्या रिलीफ देगी? ये यही करने के इरादे तो नहीं है? जब इमरान खान साहब जाते जाते पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर गए थे, बिजली की कीमतें कम कर गए थे, आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो गया था, उसका नुकसान, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा और आवाम को भुगतना पड़ा। यही करने जा रही है पीडीएम, अदरवाइज कैसे रिलीफ देंगे सर आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए? आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है, आपके सामने है। और इस वजह से कि वो अपने मुताबिक बढ़ाते जा रहे हैं। एक चीज कहते हैं फिर वो कर दी जाती है, दूसरे कहते हैं वो कर दी जाती है और आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी बात जो एक सामने आ रही है वो ये है कि आईएमएफ ना भी माने तो भी हम लोग जमा चला सकते हैं और डिफॉल्ट वगैरह से बच सकते हैं। कैसे सर? चीज ये कि हमारी पैदावार कितनी है, क्या हम पैदावार बढ़ा रहे हैं या नहीं। मैंने तो बड़ी रातों को जाग के दुआएं की है कि गंदम की फसल ठीक हो जाए, अल्लाह ने करम किया। अपनी कपास की फसल भी अगर ठीक हो जाती है तो मेरे ख्याल से हम इस तमाम मसले से निकल आए। लेकिन बड़ी चीज यही है, फिर बहुत सी और चीजें भी हमें करनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से होगी, क्या होगा, पीआईडीसी क्या कर रही थी, लियाकत अली खान ने क्या किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस तरीके से। पब्लिक सेक्टर को लीड में लाना पड़ेगा आपको। पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो टैक्स भी जमा होंगे। और अब स्टील मिल बंद है लेकिन टैक्स अदा हो रहे हैं। ये तो लॉन्ग टर्म है ना सर? टैक्स का कलेक्शन किस तरीके से करेंगे? मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स और गुड्स पे जो टैक्स है वो सूबों को कलेक्ट करना चाहिए और हमारी कलेक्शन बहुत बढ़ जाएगी। जैसे सेल्स टैक्स और सर्विसेज की हम करते हैं, जब ये फैसला हुआ तो हमने 6 अरब हमारे टैक्स पे, आज 120 अरब है सेल्स टैक्स और सर्विस, क्योंकि कलेक्शन हम कर रहे हैं। तो वहां पे बैठा हुआ बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है। एक मकसद से बैठ के इंतजाम करना मुश्किल होता है, आपको डेवोल्यूशन करनी। तो हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है पार्टी की, उस पर हम डेवोल्यूशन ऑफ कलेक्शन कर रहे हैं। हम 3 साल से इस पर बात कर रहे हैं
इकोनॉमी को कैसे उठाया जाएगा, पूरी प्लान हमने बनाई। तो उसमें एक ये भी है कि हाँ, रेवोल्यूशन करो कलेक्शन, भाई जो तुम्हारा हिस्सा बनता है हम तुमको दे देंगे, जो सूबे का बनता है वो सूबे, लेकिन ये कि टैक्स कलेक्ट तो हो। ये बड़ा एक हम 10 के बजाय 20 कर रहे हैं टैक्स कलेक्ट, तो फिर आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन अगर 10 की जगह हम 6 या 7 कर रहे हैं, तो फिर आप भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। अच्छा सर, आखिर में बस बता दीजिएगा, वक्त कम है, कि जो कुछ भी अदलिया के खिलाफ एक महाजाराई हमें नजर आ रही है, कल मरियम नवाज जिस अंदाज में बात कर रही थी, रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, रेफरेंस दायर करने की बातें, आज फ्लोर ऑफ द हाउस जो बातें हुई, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है और साथ खड़ी है इन बयानात के? देखिए, ये हमारी अदलिया है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है, और हमें इसका एहतियात बरतनी चाहिए। आप अगर फिर से सुने, चेयरमैन बिलावल ने जो तकरीर की है असेंबली में, उसमें उन्होंने अदलिया के हुक्म पे, अदलिया ने जो अहकाम दिए हैं उससे पार्लियामेंट की तस्वीर हुई है, तो उनके ऑर्डर को आप क्रिटिसाइज करें और जितनी दफा भी उन्होंने रेफर किया है वो हुक्म रेफर किया है, किसी जज को रेफर नहीं किया है। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस अदालत में पड़ा हुआ है, बीवी साहिबा के कातिल जो है वो छोड़ दिए गए, जिसके खिलाफ हम अपील में हैं और अपील हमारी सुनी नहीं जा रही, लेकिन उन्होंने इश्यूज के ऊपर बात की है, पर्सन्स पर बात की। सही, बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये थे हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए।